हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलेरा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का विज्ञान विषय का 15वां अध्याय, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। इस अध्याय के अंतर्गत आज ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट में अभी तक इस चैप्टर के बारे में काफी कुछ अध्ययन कर चुके हैं। आइए देख लेते हैं एक बार से कि हमने अभी तक क्या क्या अध्ययन किया है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमने इसमें क्या अध्ययन किया था। देखिए, फसल तथा फसलों के प्रकार, ये हमने अध्ययन कर लिया था। इसके साथ ही कुछ और भी टॉपिक हैं, जैसे फसलों के प्रकार मौसम के अनुसार, जिसमें हमने पढ़ा था रबी की फसल, खरीफ की फसल 2 प्रकार की होती है। फिर हमने फसल उत्पादन में कैसे सुधार करते हैं, ये टॉपिक पढ़ा था। इस टॉपिक में हमने फसलों की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन 3 तरीकों के बारे में जाना था। ये जो 3 हमारे पास विधियां हैं फसल उत्पादन में सुधार की, इनको हमने डिटेल से अध्ययन किया था। इसमें सबसे पहले हमने फसल की किस्मों में सुधार का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने उन्नत किस्में, संकरण, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, व्यापक अनुकूलता, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, ये हमने फसल की किस्मों में सुधार के अंतर्गत अध्ययन किया था। और इसके ही अगले चरण में हमने फसल उत्पादन में सुधार टॉपिक लिया था, जिसमें हमने पोषक प्रबंधन के बारे में जाना था, पोषक तत्वों के बारे में जाना था कि पोषक तत्व जो हैं वृहत पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, और वृहत जिनकी हमारे पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वे पोषक तत्व होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जिन पोषक तत्वों की हमारे पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इसके बाद हमने खाद तथा उर्वरक के बारे में जाना था। खाद क्या होती है, खाद के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, हमने जाना था। कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और हरी खाद कैसे तैयार की जाती है और क्या होती है, इनकी क्या खासियत होती है। इसके अलावा हमने इसके बाद उर्वरक के बारे में जाना था, और उर्वरक तथा खाद में क्या अंतर होता है यह भी हमने पढ़ा था। इसी के अंतर्गत हमने लास्ट टॉपिक में सिंचाई और सिंचाई के तरीकों के बारे में भी जाना था कि सिंचाई क्या होती है, सिंचाई के कौन कौन से तरीके हैं। सिंचाई के लिए कुछ स्रोत जो हम इस्तेमाल करते हैं, जहां से हम अपने फसल को सिंचाई करते हैं, उन स्रोतों में हमने पढ़ा था कुएं, नलकूप, नहरें। इसके अलावा इसी तरह से जो नदी उन्नयन प्रणाली है, नदी के पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है बांध बना करके, फिर उसको अपलिफ्ट किया जाता है। उन्नयन का मतलब अपलिफ्ट किया जाता है, ऊपर उठा करके फिर खेतों के अंदर पानी देने के लिए अर्थात सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह से तालाब को पानी और जो वर्षा है उसको भी हमने, वर्षा के जल को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, उसको हम सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। पानी का संरक्षण करके भी जो पानी है इधर उधर बह रहा है उसको अगर हम इकट्ठा कर ले जोड़ के रूप में या कहीं गड्ढे के अंदर, तो उसको भी हम सिंचाई के लिए रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो विधियां थी हमने अभी तक पढ़ी थी। इसके अलावा इसी अध्याय के अंदर हमने ये जाना था कि फसल पैटर्न, अगर हमें फसल उत्पादन में सुधार करना है तो फसलों के पैटर्न को बदलना आवश्यक है। और फसलों के पैटर्न को कैसे बदलते हैं, मिश्रित खेती करके, अंतरा फसलीकरण करके और फसल चक्र अपना करके। तीनों विधियों के बारे में काफी डिटेल में जाना था, हमने उदाहरण पढ़े थे। और इस कृषि के अंतर्गत ही हमने फसल सुरक्षा प्रबंधन
के बारे में भी जाना था कि फसल की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। हमने जो उत्पादन किया है, इतनी मेहनत की है, उसको अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, उसकी अगर हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसी के अंतर्गत हमने पीड़क क्या होते हैं, पीड़क नाशी क्या होते हैं, पीड़क कितने प्रकार के होते हैं, हमने जाना था कि पीड़क खरपतवार के रूप में, कीट के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में जो खरपतवार है वो होते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर यह भी जाना था कि पीड़कनाशी क्या होते हैं, कीटनाशी क्या होते हैं, इसी तरीके से रोगाणुनाशी क्या होते हैं, खरपतवार नाशी क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए ये इन सब चीजों का होना आवश्यक था, है ना। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अनाज का भंडारण। जब आप अनाज का भंडारण करते हैं तो उस भंडारित अनाज की सुरक्षा करना भी हमारा ही दायित्व है। अगर हमने वहां पर ध्यान नहीं रखा तो वो भी खराब हो सकता है। जो भंडारित अनाज है उसको खराब करने में दो तरीके के जो कारक है, जैविक कारक जिसमें बताया था मैंने, कीट पतंगे हैं और चूहे हैं, पक्षी हैं, ये आते हैं। इसके अलावा अजैविक कारक भी हमारे भंडारित अनाज को खराब कर सकते हैं। जैसे हमने बीजों के अंदर अतिरिक्त नमी छोड़ दी है, गीला अनाज इकट्ठा करके हमने बोरों के अंदर या फिर हमने टंकी के अंदर भर के रखा है तो वो खराब हो सकता है। या उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत फसलें ऐसी होती है जो अधिक तापमान को सहन नहीं कर सकती, तो बहुत ज्यादा गर्म तापमान पे भी नहीं रखना है हमें। तो हमें ऐसे कारक जैसे तापमान है, नमी है, ये अजैविक कारकों में आते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो भंडारित करने से पहले हमें अनाज को किस प्रकार से भंडार गृह तक पहुंचाना है, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, हम अनाज को अच्छे तरीके से सुखा करके उसको सफाई का उसका ध्यान रख के उसमें धूमक वगैरह लगा के, धूमक जो है धुएं का इस्तेमाल करके, धुएं भी कैसे, कुछ आजकल ऐसे कीटनाशक और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आते हैं जिनके हम धूम अर्थात गैस के रूप में उनको बदल लेते हैं। उनसे भी जो कीट हैं या मकोड़े हैं या अन्य जो इस प्रकार के जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं वो दूर भाग जाते हैं। और भंडारण उपकरण, भंडारण उपकरण का मतलब कि हम अपने अनाज को कौन से उपकरणों में, किन बर्तनों के अंदर या किन बोरों के अंदर या किस धातु की बनी हुई टंकी के अंदर रख रहे हैं। हम बोरों के अंदर भी भर के नहीं रखेंगे क्योंकि जो बोरे होते हैं उनको चूहे वगैरह काट देंगे या चींटियां उनके अंदर घुस जाती हैं, तो वहां भी सुरक्षित नहीं है। तो हम धातु की बनी हुई टंकी का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की विधियां थी जिनसे हम अपने अनाज को सुरक्षित भंडार गृह में रख सकते हैं। यह सब कुछ हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस अध्याय का अगला पार्ट, जिसमें हम अध्ययन करेंगे पशुओं के बारे में, क्योंकि केवल फसल उगाना ही कृषि नहीं है। खाद्य संसाधन हमें केवल फसलों से ही नहीं मिलते हैं, हमें खाद्य संसाधन जो प्राणी है, जो जीव है, उनसे भी मिलते हैं। और जो हमारे जीव हैं उनको अच्छे तरीके से संभाल के रखना, उनके खान पान का ध्यान रखना, उनका प्रजनन का ध्यान रखना, उनको वैज्ञानिक ढंग से रखना, साफ सफाई से रखना, यही तो पशुपालन होता है। पशुपालन में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और ऐसे कौन कौन से जीव हैं या जंतु हैं जिनको हम पशुपालन के लिए उपयोग करते हैं, यही जानना है अभी हमें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पशुपालन किसे कहते हैं, पशुपालन का अर्थ क्या है। देखिए, पशुपालन का अर्थ है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से खान पान, प्रजनन एवं देखभाल करना, ये पशुपालन कहलाता है। वैज्ञानिक ढंग से साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करके उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनके प्रजनन का ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना, सब कुछ आ जाता है। ये किसका करेंगे? ऐसे जीव जो हमें आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाते हैं, जो हमें खाने पीने की सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से रख रखाव, प्रजनन की विधियों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करना और देखभाल करना, वही तो पशुपालन है।
तो जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं उनको तो अच्छे से पता है कि पशुपालन क्या है और पशुपालन में क्या क्या किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुपालन को जानने के बाद कि पशुपालन क्या है, इसके बाद हम आते हैं कि पशुपालन हम करते क्यों हैं, क्या लाभ है हमें पशुपालन के। देखिए सबसे पहला, पशुपालन जो होता है वो दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूध हम सब पीते हैं, दूध जैसा कि हमें पता है कि एक सर्वोत्तम आहार है। तो पशु जो हम पालते हैं उसका एक प्रमुख उद्देश्य दूध प्राप्ति है। हम दूध प्राप्त करने के लिए पशुपालन करते हैं। तो एक लाभ हमें हो गया कि हम पशुओं से दूध प्राप्त करते हैं। दूसरा, पोल्ट्री से अंडों की प्राप्ति, अर्थात मुर्गियों से अंडों को प्राप्त करना। बहुत सारे जो जनसंख्या है वो नॉन वेज होती है, अर्थात वो मांसाहारी है। तो ऐसे लोग जो मांसाहारी है या सर्वाहारी है वो क्या करते हैं, वो अंडों को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो हम अंडे हैं वो किससे प्राप्त करेंगे, पोल्ट्री से, अर्थात कुक्कुट से, मुर्गियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से मत्स्य पालन तथा कुक्कुट पालन से हमें मांस की भी प्राप्ति होती है। मुर्गियों को हम, कुक्कुट को हम केवल अंडों के लिए नहीं पालते हैं बल्कि हम मांस के लिए भी पालते हैं। इसी प्रकार से मछलियों का पालन मत्स्य पालन कहलाता है, मछलियों का पालना, है ना। तो मछलियों को भी पालते हैं हम, तालाब बना करके उसमें मछलियां छोड़ देंगे विभिन्न विभिन्न प्रकार की, और अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उनको पालते हैं और पाल करके मछली पालन करते हैं। और फिर मछलियों को जो लोग मांसाहारी हैं या सर्वाहारी हैं वो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें मछली पालन से मछलियां, कुक्कुट पालन से मुर्गियां, और उनसे हमें मांस मिलता है। इसी प्रकार से हमें पशुओं से अपशिष्ट पदार्थ भी मिलता है, जैसे पशुओं से गोबर मिलता है, उनका मलमूत्र जो होता है वो होता है, पशुओं से हमें खाद मिलती है, पशुओं से हमें हड्डियां मिलती है। बहुत सारी चीजें जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको भी हम उपयोग करते हैं, उनको हम खाद बनाने में उपयोग करते हैं। जैसे पशुओं के गोबर से खाद बना लेंगे, मलमूत्र जो होता है पशुओं का उसको हम खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चमड़ा है उससे बैग, बेल्ट, बहुत सारा सामान बनाया जाता है ना। तो ये सब हमें पशुपालन से ही मिलता है। इसके अलावा मधुमक्खियों से तो हमें शहद मिलता है, मधु जिसको कहते हैं, और मोम मिलता है। तो ये जो मधुमक्खियों को भी हम पालते हैं, और मधुमक्खियों का पालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। और मधु जो है, शहद जो है, वह हमारी एक खाने की सामग्री है। तो हमें उसमें भी सुधार की आवश्यकता है कि हम कैसे अधिक से अधिक शहद प्राप्त करें, है ना। इसके अलावा हम पशुओं की कृषि पद्धतियों में प्रयोग में लाते हैं, अर्थात इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो हमारे पशु है ना वो केवल खाने पीने का ही सामान उपलब्ध नहीं करवाते हैं, बल्कि जो हम खेती करते हैं, खेती बाड़ी के अंदर भी पशुओं का उपयोग किया जाता है। हल चलाने के लिए बैल का इस्तेमाल करते हैं, भैंसे का इस्तेमाल करते हैं, ऊंट का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से बोझा ढोने के लिए भी घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, खच्चर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब पशुपालन के अंदर ही तो है। तो पशुओं का उपयोग हम केवल खाने पीने की चीजें नहीं अपितु अन्य कार्यों के लिए भी उपयोग करते हैं। तो हमें पशुपालन से बहुत सारे लाभ है ना। ये कुछ यहाँ पर बताए गए हैं, आपने इनको ध्यान से देख लिया होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम पशुपालन के लाभ के बाद कि पशु कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य के हिसाब से। पशुओं के कार्य के हिसाब से पशुओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो है दूध देने वाले पशु जो दूध देते हैं, अर्थात मादा पशु। जो मादा पशु होते हैं, फीमेल जो लाइव स्टॉक है उसका हम इस्तेमाल करते हैं मिल्क के लिए, दूध के लिए। इसमें दूध देने वाले जानवर सम्मिलित होते हैं, जैसे मादा पशु में गाय है, भैंस है ना। गाय है जो कई नस्ल की होती है, हमने देखा होगा। जैसे हमारे जो यहाँ आसपास गाय मिलती है, हम कहते हैं देसी नस्ल की गाय है, ये जर्सी नस्ल की गाय है। ऐसी ही एक गाय का हमारे पास यहाँ पे साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है, वैज्ञानिक नाम, बॉस इंडिकस जो है वो भारतीय गाय का एक किस्म है ना। भैंस की भी इसी प्रकार से एक इंडिजीनियस प्रजाति है जिसे हम बुबेलिस बोलेंगे। तो ये हमारे पास गाय है, भैंस है, बकरी है,
इनको मुख्य रूप से हम दूध उत्पादन के लिए, अर्थात ये मादा है तो इनको हम दूध उत्पादन के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, ये जो जितने भी जानवर हैं, ऐसा नहीं होता कि हमेशा दूध देते रहते हैं, उनके दूध देने का एक समय निश्चित होता है और उस समय को हम दुग्ध श्रवण काल बोलते हैं। दुग्ध श्रवण काल अर्थात काल का मतलब समय, दूध और श्रवण का मतलब जब हम उनसे दूध को श्रावित करते हैं अर्थात उनसे दूध प्राप्त करते हैं। तो जन्म से लेकर के अगले गर्भ धारण तक, जब कोई भी पशु जो अपने बच्चे को जन्म दे रहा है उसके जन्म से लेकर के और अगले गर्भ धारण तक के बीच का जो समय होता है वह पशु उस समय के अंदर दूध देता है। तो उस काल को जिसमें पशु दूध देता है उसको दुग्ध श्रवण काल कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब पशु अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसके बाद में और अगले गर्भ धारण तक का जो समय है उसमें वह हमें दूध की प्राप्ति करवाता है। इस काल को दुग्ध श्रवण काल कहते हैं। ये इसलिए परिभाषा ली गई क्योंकि यहाँ पर हम दूध देने वाले पशु के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास दूसरे प्रकार के जो पशु होंगे वो नर पशु होंगे। नर पशुओं से हमें दूध तो मिलेगा नहीं, तो फिर हम नर पशुओं का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? हम नर पशुओं का इस्तेमाल कृषि के कार्यों में करेंगे, खेती बाड़ी के अंदर करेंगे। ये जानवर हमें दूध नहीं देते बल्कि हम इसका जो उपयोग है वो खेती के अंदर करते हैं, कृषि के अंदर करते हैं। कृषि के अंदर जैसे हल चलाना है, बोझा ढोने का काम है, सामान को इधर उधर ले जाने का काम है और सिंचाई का काम है, इन सब में हम पशुओं को उपयोग करते हैं, नर पशुओं को उपयोग करते हैं और नर पशुओं का वहां पर यही उपयोग है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि पशु कितने प्रकार के होंगे उनसे होने वाले उत्पादन के आधार पर। चलिए अब हम देखते हैं कि हम पशुओं की देखभाल कैसे करेंगे। पशुओं की देखभाल वो बहुत जरूरी है। पशु भी तो कह सकते हैं हम कि जीवित प्राणी है और जीवित प्राणियों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो हम पशुओं को जो हमें इतना ज्यादा लाभ पहुंचा रहे हैं उनकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पशुओं की देखभाल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला हमारे पास यहाँ पर बिंदु है सफाई। पशुओं की अच्छी देखभाल के लिए हम चाहते हैं कि पशु हमारा जो है वो एकदम स्वस्थ रहे, तो हमें क्या करना होगा? हमें उसकी और उसके आसपास सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमें उसको जहां पर रख रहे हैं, बांध रहे हैं, उसको हमें साफ सुथरा रखना पड़ेगा। अर्थात जहां पर हम उसको बांध रहे हैं उसकी सुरक्षा के साथ साथ वह स्थान हवादार होना चाहिए, छायादार होना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमें उसकी भी सफाई करनी है, तो हमें उसकी सफाई के लिए उसकी चमड़ी को नहला धुला करके या हम उसमें लगातार कंघी करके साफ सुथरा रख सकते हैं। हम कभी भी पशुओं के नीचे गंदगी को या पानी को या कीचड़ है या और अन्य प्रकार के जानवर हैं उनको हमें वहां पर नहीं आने देना चाहिए, अर्थात हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। हम जितना पशु को और पशु के आसपास साफ सुथरा रखेंगे हमारे पशु हमें उतना ही ज्यादा जो उत्पादन है वो प्रदान करेंगे, हम उत्पादन बढ़ा पाएंगे, है ना। यही हमारा उद्देश्य भी है इस अध्याय का पढ़ने का कि हम उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पर हम पशुओं की उचित देखभाल करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो केवल उचित देखभाल और साफ सफाई रखना ही पशु की देखभाल नहीं है। हम जब तक पशु को अच्छा भोजन नहीं खिलाएंगे, जब तक पशु अच्छा खाना नहीं खाएगा तो अच्छा उत्पादन भी नहीं करेगा, है ना। तो हमें पशु को उत्पादन को बढ़ाना है तो उसके भोजन को भी हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या खाना पसंद करता है, क्या खाना पसंद नहीं करता है, और साथ में उसके भोजन में जो आवश्यक पोषक तत्व वह है कि नहीं, साथ में वे पोषक तत्व जो उसमें दूध के उत्पादन को, उसमें मांस के उत्पादन को, उसमें ताकत को बढ़ाते हैं वो उपस्थित है कि नहीं। तो हमें उनके भोजन का ध्यान रखना होगा। उनके भोजन में मुख्य रूप से फाइबर अर्थात रेशे होने चाहिए, जिसमें रेशा होता है।
और उसमें गाढ़ा प्रोटीन होना चाहिए ताकि उनके अंदर ताकत आए। इसके अलावा अगर दूध की मात्रा बढ़ानी है तो उनके भोजन के अंदर विटामिन होने चाहिए, उनके भोजन के अंदर खनिज होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध है तो हमारा जो पशु है वह अच्छा उत्पादन करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम उन पशुओं को बीमारी से भी बचाकर रखेंगे, तभी तो वो जितना स्वस्थ रहेंगे उतना ज्यादा उत्पादन भी करेंगे। तो जो पशु होते हैं उनकी मृत्यु का मुख्य कारण होता है उनकी बीमारियां, और उनकी कम उत्पादन का भी मुख्य कारण ही उनकी बीमारियां होता है। तो हमें उनको बीमारियों से बचा के रखना है, हमें उनको अन्य जो आवारा जानवर है उनसे बचा के रखना है, हमें उनको जो फंगस है, अन्य कीटाणु है, जीवाणु है, उनसे बचा के रखना है, हमें उनको ज्यादा अधिक तेजी से पड़ने वाली ठंड या लू इनसे बचा के रखना है, ताकि हमारा जो पशु है वो स्वस्थ रहे, है ना। और जब हमारा पशु स्वस्थ रहेगा, हम उसको बीमारी से बचा के रखेंगे, तो वो खुशी खुशी हमें अधिक उत्पादन प्रदान करेगा, है ना। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पशुओं की देखभाल हम कैसे करेंगे। चलिए, अब जो हमारे पास पशुपालन के अंदर जितने भी अन्य जीव आते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। और इनमें सबसे पहला जो स्थान है वो है कुक्कुट का, अर्थात मुर्गियों का। जो मुर्गी पालन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि खाली फसल के ऊपर हमारी जो जनसंख्या वो निर्भर नहीं करती अपने भोजन के लिए, बल्कि अंडों के ऊपर और मांस के ऊपर भी निर्भर करती है। और अंडे और मांस, इनमें सबसे ज्यादा जो हमें प्रदान करता है अगर कोई, तो वो है कुक्कुट अर्थात मुर्गी। तो मुर्गी जो होती है उसका हम क्यों पालन करते हैं? देखिए, अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन के लिए जो है वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम मुर्गियों का पालन करते हैं। हम मुर्गियों का पालन क्यों करते हैं? अंडों के लिए और मांस के लिए करते हैं। अंडे भी हमें मुर्गियों से मिलते हैं और मांस भी हमें मिलते हैं। दोनों ही हमारे भोजन में जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरा करते हैं। अंडे प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है और मांस भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। तो अगर हमें चाहिए कि हमें प्रोटीन लेना है तो हम क्या करेंगे? हम अंडों को और मुर्गियों के मांस को अपने भोजन के अंदर शामिल कर लेंगे, ताकि हमें प्रोटीन की कमी ना रहे। यहाँ पर जैसा हमने पढ़ा कि जो मुर्गियां हैं या कुक्कुट है उनको हम अंडों के लिए और मांस के लिए पालते हैं। तो यहाँ पर किसको अंडे के लिए पालते हैं, किसको मांस के लिए पालते हैं? दोनों अलग अलग किस्म होती हैं। एक को हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स और दूसरा हमारे पास होता है लेयर्स। ब्रॉयलर्स क्या होते हैं? जिन मुर्गियों को हम मांस के लिए पालते हैं, जिनसे हमें मांस लेना होता है, उनको हम ब्रॉयलर्स कहते हैं। ठीक है, तो वे चूजे मुर्गी का छोटा रूप, मुर्गी के बच्चे कौन चूजे बोलते हैं। तो जिन चूजों को, जिन मुर्गियों को हम मांस के लिए पालते हैं उनको हम ब्रॉयलर कहते हैं। ये जो है जन्म के तुरंत बाद जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू करते हैं। ये जो मुर्गियां होती है जल्दी जल्दी बढ़ के और बड़ी हो जाती है साइज में, अर्थात इनमें मांस की वृद्धि हो जाती है। तो इनके खान पान का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, तभी ये अच्छा उत्पादन करती है और अच्छा मांस हमें उत्पादित करती है। इनको हम जन्म से 6 से 8 हफ्ते के बीच में इस्तेमाल करते हैं। जन्म जब इनका होता है, अंडे से बाहर जब ये आते हैं तो 6 से 8 सप्ताह के दौरान में जब ये बढ़ जाती है काफी, तो हम इनका उपयोग, इनको हम भोजन के अंदर करते हैं, अर्थात इनका उपयोग हम मांस के लिए कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे प्रकार की हमारे पास मुर्गियां हो गई वो हो गई लेयर। लेयर कौन सी होती है? लेयर वो मुर्गी या वो चूजे होते हैं जिनको हम अंडों के लिए पालते हैं। ये हमें मांस दे ना दे, इनमें अगर मांस की हम मात्रा भी देखेंगे तो वो बहुत काफी कम रहेगी ब्रॉयलर्स की तुलना में, लेकिन इनमें खासियत है कि ये अंडे ज्यादा उत्पादित करती है। इनसे हमें अंडे अधिक मात्रा में मिलते हैं और अंडों का इस्तेमाल हम यहाँ पर जो है वो अपने भोजन के लिए कर लेते हैं। तो लेयर क्या हो गई? लेयर वो चूजे या मुर्गी हो गई जिनका उपयोग हम
अंडों के लिए करते हैं। ठीक है, और जब ये मुर्गियां बड़ी हो जाती हैं, वयस्क हो जाती हैं, तब ये अपने अंडों का उत्पादन करना शुरू करती हैं। और अंडे उत्पादन इनका जो है दिन में 2 भी हो सकते हैं, दिन में 1 भी हो सकता है, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की किस्मों पर निर्भर करता है। तो सीधा सा मतलब है ब्रॉयलर्स और लेयर्स 2 प्रकार के हम इनको भागों में बांटते हैं, इनसे मिलने वाले पदार्थों के आधार पर। मुर्गियों के अधिक उत्पादन के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखो, हम जो मुर्गियों को निम्नलिखित विशेषताओं के कारण संकरण करा करके नई नई किस्में विकसित करते हैं। अगर हमें मुर्गी उत्पादन बढ़ाना है, हमें मांस उत्पादन बढ़ाना है, हमें अंडे का उत्पादन बढ़ाना है, तो हमें उनकी वैरायटी को अर्थात उनकी किस्म को सुधारना पड़ेगा। कोई मुर्गी 1 अंडे देती है तो हम 1 अंडे से उत्पादन करके अधिक लाभ नहीं कमा सकते। हम अपना जनसंख्या का पेट 1 अंडे देने वाली मुर्गी से नहीं भर सकते, तो हमें अधिक उत्पादन की आवश्यकता है। अधिक उत्पादन के लिए हमें उनकी किस्मों को सुधारने की आवश्यकता है। तो किस्मों को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं? संकरण करवाते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं जिसको, वो करवाते हैं। तो वहां पर जब हम संकरण करवाते हैं तो संकरण एक अच्छे गुण वाली मुर्गी का किसी दूसरे और अच्छे गुण वाली मुर्गी के साथ संकरण करवा करके नई किस्म उत्पादित करना, वो कहलाता है संकरण। संकरण है ना, तो हम संकरण करवा करके नई वैरायटी प्राप्त करते हैं। इससे क्या होगा? चूजों की संख्या अधिक बढ़ेगी और अच्छी किस्म होगी, कम खर्च होगा जिससे हम उनका रखरखाव कर पाएंगे। छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु भी हम उनका इस्तेमाल कर लेंगे। उनमें गर्मी सहने की क्षमता भी अधिक होगी, उच्च तापमान को सहने की क्षमता अधिक होगी। ये सारे के सारे गुण कब आएंगे? जब हम नई वैरायटी को उत्पन्न करेंगे, अर्थात नई किस्म को बनाएंगे। तो मुर्गी उत्पादन को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें संकरण करवा करके नई किस्में मुर्गियों की, नई वैरायटी मुर्गियों की वो तैयार करनी है, ताकि उनमें ये सारे जो गुण है हमारी स्क्रीन पे है ना, ये सारे गुण उसके अंदर आ जाए। तो इन गुणों को प्राप्त करने के लिए ही हम क्या करते हैं? नई वैरायटी उत्पन्न करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मछली उत्पादन की तरफ। मछलियां हमारे भोजन के अंदर शामिल एक अभिन्न अंग है। जो लोग मांसाहारी हैं वो मछलियों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मछलियां खासकर उन क्षेत्रों में तो भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती है जो समुद्र के तट के आसपास है। साथ ही उन सभी क्षेत्रों में भी इस्तेमाल की जाती है जहां पानी की उपलब्धता अधिक है, क्योंकि जहां पानी है वहां मछलियों को पाला जा सकता है, मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है। तो मछलियां जो होती है उनको हम अपने भोजन के अंदर वहां पर अधिक इस्तेमाल करते हैं जहां समुद्र तट है, जहां पानी की अधिकता है। क्यों करते हैं हम मछलियों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल? देखिए, मछलियां जो होती है वो हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी को पूरा करती है। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होती है मछली। जिस भी मनुष्य के अंदर प्रोटीन की कमी है वो अपने भोजन में मछली का इस्तेमाल आरंभ कर दे तो उसकी प्रोटीन की कमी को दूर किया जा सकता है। मछलियां कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक वो मछलियां जिनके पंख होते हैं। पंख, यहाँ पर उड़ने वाले पंख की बात हम नहीं कर रहे हैं। पंख फिंज कहते हैं जिनको इंग्लिश में। उनका उपयोग हम जो मछलियों के अंदर देखें तो मछलियां अपने पंख का इस्तेमाल तैरने के लिए करती हैं। तो पंख युक्त मछलियां ये स्वच्छ जल में, साफ जल में पैदा होने वाली मछलियां होती हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे कतला, रोहू, मृगल। इन सभी का उपयोग हम मांस के लिए करते हैं, प्रोटीन की प्राप्ति के लिए करते हैं। साफ जल की मछलियां हैं ये, जिनको हम साफ जल में पालते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास होती है कवचीय मछलियां। कवचीय मछलियां अर्थात स्केल्स वाली, जो जिनके बॉडी के ऊपर, जिनके शरीर के ऊपर स्केल्स होते हैं, कवच होता है, छिलके टाइप में होते हैं, उसको बोलते हैं कवचीय मछलियां। जैसे प्रॉन है, मोलस्का है, वो इसके अंदर आ जाती है। इसके बाद हम मछलियों का जो पालन है वो क्यों करते हैं, इसका हमने बताया कि मछलियों का जो पालन है वह हम किसके लिए करते हैं? प्रोटीन की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से करते हैं। तो मछलियां जो है, ये मछलियों से हमें प्राप्त होने वाला जो मांस है उसके लिए करते हैं। मछली पालन में हम मछलियों का संवर्धन भी करते हैं। संवर्धन का मतलब उनको बढ़ाते हैं।
तालाब के अंदर मछलियों का बीज ला के डाल देंगे, वो छोटी छोटी मछलियां जो है बड़ी होती चली जाएंगी और वहां पर उनका उत्पादन कर लेंगे हम, फिर उनको पकड़ के मांस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मछलियों की अलग अलग वैरायटी को भी हम एक ही तालाब के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही तालाब में हम 3 प्रकार की मछलियों का उपयोग कर सकते हैं। एक जो है वो सरफेस फीडर, जो ऊपर पानी के ऊपर जो है अपना भोजन प्राप्त करेंगी। एक जो बीच में मिडिल फीडर होती है, जो बीच में पानी के तली में और ऊपर नहीं बल्कि बीच में रहेंगी, वहां पर वो अपना भोजन इस्तेमाल करती है। और तीसरा बॉटम फीडर होती है, जो पानी की तली में रहती है। तो एक साथ 3 वैरायटी की मछलियों को एक तालाब में या एक जगह हम पाल करके बड़ा कर सकते हैं, वो मछली संवर्धन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने मधुमक्खी पालन की ओर। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी सभी जानते हैं, हनी बी, हनी को कौन नहीं जानता, अर्थात शहद। शहद हमें किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। तो मधुमक्खियों का पालन भी करते हैं बहुत से लोग। आपने देखा होगा, आप में से बहुत से बच्चों ने देखा होगा कि आर्टिफिशियल जो छत्ते हैं वो बना के अपने खेत में या फार्म में रख देते हैं। वहां पर मधुमक्खियों को ला करके उन छत्तों के अंदर छोड़ दिया जाता है। मधुमक्खियां वहां पर पहले अपनी संख्या बढ़ाती है, संख्या बढ़ा करके फिर वो वहां पर क्या करती है? मधु का उत्पादन करती है, शहद का, और उन छत्तों में शहद भर देती है। छत्तों से शहद को अलग कर लिया जाता है, मार्केट में बेच दिया जाता है। शहद जो होता है वह शर्करा का, शुगर का, मिठास का बहुत अच्छा स्रोत है। उसमें केवल मिठास ही नहीं होती है, उसमें बहुत सारे तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि मधुमक्खी पालन में क्या किया जाता है। मधुमक्खी पालन वह अभ्यास है जिसमें मधुमक्खियों की कॉलोनी को बड़े पैमाने पर रखा जाता है, उन्हें संभाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है ताकि उनसे शहद प्राप्त हो सके। मधुमक्खियों से शहद तो प्राप्त होता ही है, मोम भी प्राप्त होता है। उनके छत्ता जब शहद को निकाल दिया जाता है तो जो रेजिड्यू बचता है उनके छत्ते का, उससे मोम भी बनाया जाता है। अधिकतर किसान जो होता है वो मधुमक्खियों को जो है अन्य आय स्रोत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अर्थात उससे कमाई के लिए, उससे कमाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी मधुमक्खी का पालन करते हैं। जो मधुमक्खी पालन है वो एपीरीज जिसको हम कहते हैं, एपीरीज जो है वो एक मधुमक्खी पालन की टेक्निक ही है जिसमें हम मधुमक्खियों को पालते हैं और उनसे उत्पादन प्राप्त करके और धन कमाते हैं। ठीक है, क्या होता है एपीयरी? देखिए, एपीयरी जो होता है, एपीयरी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है, मन चाहे जगह पर उनको छत्ता बना दिया जाता है और उनको अनुशासित तरीके से अनुशासन में रख करके इस प्रकार से रखते हैं कि वहां पर वो मकरंद और पराग लाए और उन छत्तों के अंदर इकट्ठा करें। जो चारागाह होते हैं जहां पर फूलों की अधिकता होती है, जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, चरागाह जहां पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं, उन स्थानों को हम बोलते हैं चरागाह। तो वहां पर फसल तो होती ही है, साथ में वहां पर ऐसे जो पौधे वो भी होते हैं जिनके अंदर फूलों की अधिकता होती है। खासकर जो एपीयरी है उसी स्थानों पर की जाती है। एपीयरी के अंदर हम छत्ते बना देंगे, छत्ते बनाकर मधुमक्खियां रख देंगे ऐसी जगह पे जहां चरागाह है, तो मधुमक्खियां जाएंगी और उन चरागाहों से मकरंद और पराग इकट्ठा करके लाएंगी और छत्तों के अंदर शहद के रूप में उनको जमा कर देंगी। तो इस प्रकार से हम ये जो व्यवस्था होती है जिसमें अधिक मात्रा में मधुमक्खियों को अच्छी जगह पर रख करके अनुशासित तरीके से रख करके और शहद की प्राप्ति करते हैं, उसको हम एपीयरी कहते हैं। भारत में जो मधुमक्खी का पालन है वो बहुत अधिक किया जाता है और शहद की प्राप्ति की जाती है। भारत के अंदर जो मधुमक्खी पालन किया जाता है उसमें कुछ भारतीय किस्म की मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बाहर विदेशों की जो मधुमक्खियां हैं उनका भी यहाँ पर पालन किया जाता है। जिस मधुमक्खी में अच्छे गुण होते हैं उनका पालन किया जाता है। ऐसी ही कुछ मधुमक्खियां जो हमारे देश के अंदर मिलती है उनमें एपिस सेरेना इंडिका सामान्य भारतीय मधुमक्खी है। इसके अलावा एपिस डोरसेटा ये एक सेल मधुमक्खी है और एपिस फ्लोरी ये भी छोटी मधुमक्खी होती है जिसका साइज बहुत छोटा होता है। इसके अलावा हमारे देश से बाहर से भी कुछ मधुमक्खियां जो है वो मंगाई जाती है और जैसे यूरोप है, यूरोप से मंगाई जाने वाली एपिस मेलिफेरा
एक ऐसी मधुमक्खी है जिसको हम विदेश से मंगवाते हैं। और जो एपिस मेलिफेरा है, एपिस मेलिफेरा से शहद एकत्र करने की जो क्षमता होती है वो हमें बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो एपिस मेलिफेरा जो है वो हमें अधिक से अधिक शहद इकट्ठा करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसमें प्रजनन क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होती है। प्रजनन क्षमता का मतलब है कि यह हमें अधिक से अधिक मधुमक्खियां बढ़ाने में भी सहायता करती है, जल्दी जल्दी मधुमक्खियां पैदा करती है। तो जितनी ज्यादा मधुमक्खियां होंगी उतना ज्यादा शहद होगा। तो जिससे मधुमक्खी की प्रजनन क्षमता अच्छी है, शहद भी ज्यादा उत्पादन करेगा, है ना। तो इस प्रकार से शहद भी अधिक उत्पादित करेगी। इसके अलावा यह कम डंक मारती है, काटने की जो क्षमता है, इसको डंक मारने की जो क्षमता है वो कम होती है एपिस मेलिफेरा में। इसके अलावा यह लंबे समय तक एक ही निर्धारित छत्ते में भी रह सकती है, अपना छत्ता जल्दी से नहीं बदलती है एपिस मेलिफेरा। तो यूरोपीय जो ये किस्म है एपिस मेलिफेरा, ये हमारे शहद उत्पादन के हिसाब से एक अच्छी किस्म है। ठीक है। शहद, शहद क्या होता है? देखिए, शहद एक गाढ़ा मीठा तरल पदार्थ है। मीठा होता है, लिक्विड होता है, सबने देखा है। इसको हम दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो शर्करा है अर्थात शुगर है अर्थात मिठास है, उसको प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें प्राप्त किया जाता था ऊर्जा को बहुत भरी हुई होती है शहद के अंदर। तो आपको अवश्य ही रोजाना, अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें शहद से मिलती हैं। तो शहद प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? मधुमक्खियों का पालन करते हैं, मधुमक्खियों का पालन करते हैं और मधुमक्खियों से शहद प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे कि चरागाह क्या होते हैं। देखिए, चरागाह जो होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि ये वे स्थान होते हैं जहां पर हम अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं, पशुओं को हम घुमाने के लिए ले जाते हैं, जहां पर बहुत सारे चारे वाली फसलें या बहुत सारे अन्य जो फसलें हैं वो या अन्य पौधे हैं वो उगे होते हैं, वहां पर फूल भी बहुत अधिक होते हैं। तो चरागाह मधुमक्खियां जिन स्थानों पर मधु एकत्र करती है उसे मधुमक्खी का चरागाह कहते हैं। पशुओं का भी चरागाह होता है तो मधुमक्खियों का भी चरागाह बोला जाएगा उसे, जहां पर मधुमक्खियां अपना मकरंद के लेने के लिए, पराग लेने के लिए जाते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? चरागाह कहलाता है। तो पशुओं के चरागाह से भी मधुमक्खियां लाती है और मधुमक्खियों का चरागाह जहां विशेष रूप से फूलों की फसल उगाई गई है, फूलों के पौधे हैं, वहां से मधुमक्खियां लाती है, तो उनको हम मधुमक्खियों का चरागाह भी कह सकते हैं। चरागाह के फूलों की जो किस्में होती हैं वो शहद के स्वाद को, शहद की गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को, उसकी टेस्ट को प्रभावित करती है कि वो कौन से फूलों से अपना मकरंद लेकर के आ रही है। तो वो शहद की क्वालिटी को क्या करता है? डिसाइड करता है। इसी तरीके का एक उदाहरण है कश्मीर का बादाम शहद। कश्मीर का जो बादाम शहद है वो इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो बादाम की फसल होती है वहां से मधुमक्खियां मकरंद और पराग एकत्र करती है और वहां पर उसका शहद का उत्पादन करती है। तो उस शहद के अंदर जो कश्मीर का बादाम जो शहद है वो बहुत ही प्रचलित है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि पशुपालन क्या होता है, पशुओं को कैसे पालते हैं, पशुपालन के क्या लाभ हैं और पशुपालन में हम किन किन जानवरों का या जीवों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि गाय, भैंस, बकरी के अलावा हम मुर्गी का पालन करते हैं, हम कुक्कुट पालन जिसको कह रहे हैं वह करते हैं और मछली पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, सुअर पालन भी करते हैं, पिगरी फार्म जो होता है वहां से सुअरों को भी पाला जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा ये खाद्य संसाधन में उत्पादन था कि कैसे सुधारेंगे, तो हम जो हमारे पास पशुपालन है उसको सुधार करके भी हम खाद्य उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो ये लेक्चर है खत्म होता है। लेक्चर को खत्म करने से पहले आपके लिए छोटा सा गृह कार्य है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपके लिए कि ब्रॉयलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर होता है। हमें वहां पर 2-3 अंतर इनके बताने हैं कि क्या क्या अंतर है। कुछ मैंने बताया, कुछ आपको कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए, ये पहला प्रश्न था ये आपके लिए। दूसरा जो प्रश्न है
पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों? एक विधि का नाम मैंने यहां बताया था कि जो मुर्गी की अच्छी किस्म है अगर हमें प्राप्त करनी है तो हम वो विधि इस्तेमाल करेंगे। वो उसका नाम आपको याद है तो आप बताइए, और नहीं है तो आप एक बार अध्याय को जरूर पढ़िए और पढ़ करके फिर बताइए कि कौन सी वह विधि है जिसमें हम पशुओं की नस्ल को सुधार सकते हैं, है ना। बहुत ही प्रसिद्ध विधि है, नाम याद करिएगा। तीसरा जो हमारे पास प्रश्न है वो है मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, वो हमें बताने हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास पशुपालन के क्या क्या लाभ हैं, पशुओं को हम क्यों पालते हैं, उनसे क्या क्या लाभ है, क्या क्या मिलता है, हमें सब बताना है। अगला प्रश्न चरागाह क्या होते हैं और ये मधु उत्पादन में कैसे सहायता करते हैं, या शहद उत्पादन से मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है। चरागाह नहीं होगा तो क्या होगा, चरागाह है तो क्या होगा, चरागाह में विभिन्न प्रकार के किस्म के फूल हैं तो क्या उसके शहद की क्वालिटी पे अंतर आएगा, तो कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे संबंधित है चरागाह मधु उत्पादन से, हमें बताना है। एक आखिरी प्रश्न जो हमारे पास है वह है उत्पादन बनाने के लिए कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है, मत्स्य मतलब मछली पालन है, और मधुमक्खी पालन है, इनमें क्या चीज आपको लगता है कि एक जैसी है। हमें उत्पादन बनाना है मुर्गियों का, हमें उत्पादन बनाना है मत्स्य अर्थात मछलियों का, हमें उत्पादन बनाना है मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाले शहद का, तो हम ऐसी क्या चीज पाते हैं कि जो इन सब में कॉमन है, इन सब के अंदर समान है, कुक्कुट पालन में, मत्स्य पालन में और मधुमक्खी पालन में, ये हमें बताना कि क्या समानता है। तो ये था आज का आपके लिए गृह कार्य। आपको इन प्रश्नों को अवश्य ट्राई करना है, कि जवाब इनको ढूंढने हैं, आपको याद करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है और आप इनके जवाब ढूंढ नहीं पाते हैं तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करिएगा, आपके अध्यापक इसका जवाब ढूंढने में आपकी सहायता करेंगे। इसी आशा के साथ कि आज का ये जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।